हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में नेशनल इमरजेंसी को बहुत अच्छे से समझा था। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट है, लोकसभा के टेन्योर पे क्या इफेक्ट्स है, हम नेशनल इमरजेंसी को बहुत अच्छे से समझ चुके थे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल, जो कि स्टेट इमरजेंसी होती है। ये बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत एक क्रिटिसाइज या कंट्रोवर्शियल टॉपिक बोल सकते हैं। ऐसा कोई सा साल नहीं जाता, ऐसा कोई सा ईयर नहीं होता है जब किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है। जैसे अभी 2021 है तो 2021 में भी कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और ये डेली बेसिस पे हिंदू के एडिटोरियल्स में या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल में आता रहता है। तो हमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। हम इस वीडियो में इस टॉपिक की एकदम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि प्रेसिडेंट रूल से डील करते हैं। हमें सबसे पहले आर्टिकल 355 को देखना है। वैसे प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लगाई जाती है। वैसे ही प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत स्टेट पे इंपोज किया जाता है, स्टेट पे लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें आर्टिकल 355 को देखना होगा कि आर्टिकल 355 क्या कह रहा है। आर्टिकल 355 imposes a duty on center to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। आर्टिकल 355 ये बोल रहा है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेंटर, ड्यूटी ऑफ द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन करे, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करे। तो इसमें हमें एक चीज ये देखना है कि हमारे यहाँ सेंटर के पास में देखो कहीं ना कहीं ज्यादा पावर है। जो हम बोलते हैं ना, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल, जहां पे सेंटर के पास में ज्यादा पावर है कंपेरेबल टू द स्टेट। उसमें ये एक आर्टिकल और है जहां पे सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप नजर रखिए कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। आर्टिकल 355 आपको क्लियर है? ठीक, it is a duty in performance of which the center takes over the government of state under article 356 in case of failure of constitutional machinery in the state। अभी यहां पे ये बोला गया है कि जो आर्टिकल 356 है, जो आर्टिकल 356 है उसमें ये ड्यूटी है सेंटर के पास में कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकती है। क्लियर हुआ? कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल 355 ये बोल रहा है कि ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो देखे, सेंटर की ड्यूटी है कि वो देखे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं कर रही है। और 356 में बेसिकली बात की गई है इमरजेंसी की कि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो फिर स्टेट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसे कि हम प्रेसिडेंट रूल बोल सकते हैं, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल, या तो हम इसे प्रेसिडेंट रूल बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी, स्टेट में इमरजेंसी है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी हम बोल सकते हैं। नाउ द प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स, one mention in 356 itself and other mention in 365। अब जो प्रेसिडेंट रूल लगता है वो 356 के बेसिस पे लगता है, तो एक ग्राउंड तो 356 में ही मेंशन है और दूसरा ग्राउंड जो है वो 365 में मेंशन है। देखो बात ये कही गई है यहाँ पे कि 355 आर्टिकल जो था, आर्टिकल 355 में ये ड्यूटी है कि सेंटर स्टेट को देखेगा। आर्टिकल 356 में इमरजेंसी, आर्टिकल 356 में इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई तो। अब आर्टिकल 356 में एक ग्राउंड मेंशन है इमरजेंसी का, एक ग्राउंड मेंशन है, और दूसरा ग्राउंड आर्टिकल
दूसरा ग्राउंड आर्टिकल 365 में मेंशन है। लेकिन इमरजेंसी कौन से आर्टिकल पे लिखी है कि स्टेट में इमरजेंसी लगेगी, तो वो कौन से आर्टिकल में है, वो है आर्टिकल 356 में। इसका एक ग्राउंड 356 में है और एक ग्राउंड आर्टिकल 365 में, जो सेकंड ग्राउंड है वो आर्टिकल 365 में मेंशन है। क्लियर हुआ? अब हम इन ग्राउंड्स को समझते हैं। इन दोनों आर्टिकल्स में जो ग्राउंड्स मेंशन है हम उसे देखते हैं। क्लियर हुआ? कौन कौन से ग्राउंड है? आर्टिकल 356 empowers the president to issue a proclamation if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of a state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. Notably, the president can act or report on the basis of governor of the state or otherwise. आर्टिकल 356 बेसिकली यही बोल रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एक एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं, इसका एग्जाम्पल हम एक बहुत अच्छे से आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म मेंशन है। ठीक है, अब अगर स्टेट गवर्नमेंट जानबूझ के कम्युनल वायलेंस को प्रमोट कर रही है कि कम्युनल वायलेंस हो, ऐसी कोशिश कर रही है, कुछ दंगे वगैरह हो गए हैं तो उसे उन दंगे वगैरह को होने दे रही है, मतलब प्रमोट करने दे रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलरिज्म का जो प्रोविजन है वो वायलेट हो रहा है यहाँ पे। या फिर एक एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि किसी स्टेट में कोई सेसेशनिस्ट टेंडेंसी है, कोई स्टेट में कोई ऐसा ग्रुप है, किसी स्टेट में कोई ऐसा ग्रुप है जो इंडिया से अलग होने की बात कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट उस ग्रुप को प्रमोट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे एक तरीके से चोट पहुंचा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। इतना समझ में आया? अब प्रेसिडेंट रूल या तो गवर्नर प्रेसिडेंट को बोले, गवर्नर ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे कि इस स्टेट में ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। और अगर गवर्नर प्रेसिडेंट से नहीं भी बोले, ठीक है, गवर्नर ने प्रेसिडेंट से नहीं बोला कि कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रेसिडेंट को लगा कि नहीं, यहाँ पे सिचुएशन बहुत एक ग्रेव सिचुएशन है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रही है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रही है, तो प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इमरजेंसी लगना की जरूरत है। इतना आपको समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम आर्टिकल 365 की। आर्टिकल 355 says that whenever a state fails to comply with or give effect to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold the situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution. अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दी है, जैसे इसका भी एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मध्य प्रदेश में हो गए हैं दंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिचुएशन खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस है, यहाँ पे ऑलरेडी सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडेंस दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इन दंगों को ऐसे शांत कर दीजिए, हम अपनी टीम भेज रहे हैं, आप इस तरीके से काम कीजिए, हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाए। एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, एक बार आप हमारी बात तो मान लो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना कि एक बार आप मेरी बात तो मान लो, फिर देखा जाएगा, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है एक बार आप हमारी बात तो मानिए, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान रही है, और जबकि और स्टेट गवर्नमेंट दूसरी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, वो सेंटर की गाइडलाइंस को नहीं मान रही है और वो दूसरी चीज़ों को प्रमोट कर रही है, देन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है। पहला कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेट हो रहा है, दूसरा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रही है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गाइडलाइंस दी थी स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। अब ये वाला जो पॉइंट है कि सेंटर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना, ये पॉइंट कितना वेग है। आप भी सोचोगे कि सर ऐसे तो सेंटर कितनी ही गाइडलाइन बोल देता है, सेंटर कितनी रोज की बात करते हैं ऊपर प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा काम करो, ये करो, तो और हर एडवाइस स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं मान सकती, ये बात सच है। तो क्या इमरजेंसी लग जाएगी क्या? छोटी मोटी बातों पे इमरजेंसी लग जाएगी? छोटी मोटी बातों पे इमरजेंसी नहीं लगती है। कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रेव हो,
जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई छोटी मोटी एडवाइस दे दी कि मान लीजिए आप इस तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल कर लीजिए, या आप इस तरीके से रुपए को अलोकेट कर दीजिए, या इस तरीके से आप स्कीम को इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि आप इस तरीके से इस स्कीम को ऐसे इम्प्लीमेंट कीजिए, और स्टेट गवर्नमेंट ने वैसे नहीं किया, तो क्या इतनी छोटी बात पे इमरजेंसी लग जाएगी? नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी बातों पे नहीं लगती है, जब बात आती है बहुत एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट की, और जब कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वायलेट हो रहा है, जब स्टेट गवर्नमेंट या तो कुछ सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज में इन्वॉल्व हो, या ऐसे कोई प्रिंसिपल्स वायलेट हो, तब जाके प्रेसिडेंट रूल लगता है। इतना क्लियर हुआ? ये सारी चीज़ें तो अच्छी अच्छी थी जो हमने पढ़ ली। रीसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो अब स्टेट इमरजेंसी अभी बेसिकली किस रीज़न से लगती है, क्या कारण होता है कि अभी स्टेट इमरजेंसी लगती है, उसे भी समझ लेते हैं हम। स्टेट इमरजेंसी लगने के बहुत सारे रीज़न हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहला एक रीज़न ये भी है कि जब किसी के पास बहुमत नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लिख के समझेंगे, ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है 100 सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है, 100 सीट्स है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी को पीपी लिख रहा हूँ, ठीक है मैं, पॉलिटिकल पार्टी 1 को सीट मिली 25, पॉलिटिकल पार्टी 2 को सीट मिली 25, पॉलिटिकल पार्टी 3 को सीट मिली 10, पॉलिटिकल पार्टी 4 को सीट मिली, पॉलिटिकल पार्टी 4 को सीट मिली 20, कितनी हो गई टोटल? 50, 60, 70, 80, और पॉलिटिकल पार्टी 5 को भी मिली 20, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पे देखो आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में 51 सीट्स नहीं है। अगर सरकार बनानी हो, अगर इस स्टेट में सरकार बनानी होगी तो 51 सीट्स लगेगी। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में 51 सीट्स नहीं है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि क्या ये 2 पॉलिटिकल पार्टी और एक एमएलए कुछ खरीद वरीद है ना, एक एमएलए कुछ खरीद वरीद के कोई ये लोग सरकार बना पा रहे हैं क्या? नहीं बना पा रहे हैं। क्या ये 3 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बना पा रही है? नहीं बना पा रही है। पहले गवर्नर सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे क्या ड्यूटी होगी गवर्नर की? यहाँ पे ड्यूटी होगी गवर्नर की कि वो सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करे, कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टी को मौका दे कि आप कोएलिशन में आ जाइए, सरकार बना लीजिए। अगर कोई भी सरकार नहीं बना पा रहा है, कोई भी मेजॉरिटी का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा है, तो अब भी क्या होता है? तब भी लगता है प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि यहाँ पे क्या वायलेट हो रहा है कि जो भी रूल करेगा उसके पास पीपल का मैंडेट होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि जो भी रूल करेगा स्टेट पे, जो भी चीफ मिनिस्टर होंगे, उनके पास में इस स्टेट की जो सिटीजन्स है उनका मैंडेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैंडेट है ही नहीं, किसी के पास मेजॉरिटी ऑफ द मैंडेट है ही नहीं, तो एक तरीके से वायलेशन ही हुआ। तब जाके प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है, और सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल इसी रीज़न के कारण से लगता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यूजुअली प्रेसिडेंट रूल उस स्टेट में लगाती है जहां पे दूसरे की सरकार हो। मान लेते हैं सेंटर में है कांग्रेस बीजेपी, ठीक है, कांग्रेस एंड बीजेपी, और स्टेट गवर्नमेंट में अगर सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है तो, और अगर स्टेट में बीजेपी की सरकार होती है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है कि यहाँ पे उन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिए जाए और फिर से इलेक्शन हो। ऐसा बहुत बार हुआ है। अगर आप इनिशियल पीरियड में देखो तो कांग्रेस एरा बोलते हैं उसको, कि पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, है ना, एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी, वो तो धीरे धीरे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आई पहले। तो जब अगर हम देखें तो जब इन स्टेट्स में जो जितने दूसरे स्टेट्स हैं इनमें जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आने लग गई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट क्या करती थी? कांग्रेस गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देती थी। क्या कर देती थी? प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर देती थी। और यहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर देती थी और फिर से इलेक्शन करवाती थी, ताकि स्टेट में और सेंटर में दोनों में कांग्रेस की सरकार हो, फॉर द पर्सनल रीजन। ठीक, अब आप बोलो कि सर आप कांग्रेस के अगेंस्ट में बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, बीजेपी भी यही काम करती है।
मेरा बोलने का मकसद ये था कि सेंटर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी का भी यही काम है कि अगर सेंटर में बीजेपी होती है तो वो कोशिश करती है कि जो कांग्रेस शासित देश होते हैं, कांग्रेस शासित स्टेट होते हैं, सॉरी, जो कांग्रेस शासित स्टेट्स होते हैं वो कोशिश करती है कि वहां पे सरकार गिर जाए और बीजेपी की सरकार बन जाए। तो इस प्रोविजन को कंट्रोवर्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जानबूझ के सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे ये सरकार गिर जाए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। एक चीज और आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो हम ये सारी चीज कवर कर चुके हैं, आपको रिवाइज करना है कि गवर्नर कौन है। गवर्नर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट ही है। जब हम गवर्नमेंट पढ़ रहे थे वो तब हमने देखा था कि गवर्नर क्या है, एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट ही है। ऑल्दो गवर्नमेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लेकिन गवर्नमेंट किसके बिहाफ पे काम करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बिहाफ पे गवर्नर काम करते हैं। अगर सेंटर में बीजेपी है तो बीजेपी अपने आदमियों को लगा देगी। आप बोलोगे कि सर आप गवर्नर के बारे में ऐसा बोल रहे हो, बट ये फैक्ट है, इस चीज को हमें मानना होगा कि गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब कांग्रेस होती है तब कांग्रेस अपने इंसानों को गवर्नर बना के गवर्नर लगा देती है। ठीक है, तो गवर्नर इज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट भी जो है, प्रेसिडेंट भी यूजुअली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी, कांग्रेस होगी तो कांग्रेस, बीजेपी होगी तो बीजेपी, उनके ही कोई ना कोई क्लोज मेंबर होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है। तो गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट, ऑल्दो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सोचा था कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होगी, ये एक इंडिपेंडेंट पोजीशन होगी, लेकिन गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं उसमें पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस आने लग गया है। अगर अपन प्रेजेंट टाइम में देखें, इफ वी सी आफ्टर 1990s और 1980s के बाद में ही देखें तो इन सब में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आने लग गया है पॉलिटिकल पार्टीज का। क्लियर हुआ इतना आपको? आई होप अब आपको प्रेसिडेंट रूल का बेसिक और भी जो दूसरी सारी चीज़ें हैं अब आपको सारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक, नाउ पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। अब प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया है, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में इंपोज कर दिया गया है। अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल देख लेते हैं और ड्यूरेशन देख लेते हैं। A proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue। जब प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेसिडेंट रूल मान लो मध्य प्रदेश में इंपोज कर दिया गया है, तो आज की डेट से 2 महीने तक इसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूरी है। क्लियर हुआ? अब अगर मान लो लोकसभा सेशन में नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, आज मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया और 3 दिन बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो क्या केस होगा? फिर सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को अप्रूवल देना है, देन ओनली राज्यसभा विल गिव अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स। और जब नई लोकसभा का कॉम्पोजिशन होगा, जब नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट होगी, तब लोकसभा को विद इन 30 डेज फ्रॉम इट्स फर्स्ट सिटिंग अप्रूवल देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, मान लो आज प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया है, आज की तारीख में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया है। हम ऐसा समझ लेते हैं कि अप्रैल में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ, अप्रैल 2021 में प्रेसिडेंट रूल इंपोज हुआ, तो 2 महीने तक अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से। इन केस अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो ओनली राज्यसभा को अप्रूवल देना जरूरी है विद इन 2 मंथ्स। ओनली राज्यसभा अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो। और लोकसभा अगर डिसॉल्व नहीं हुई है देन राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अप्रूवल जरूरी है। ठीक, और जब नई लोकसभा का कॉम्पोजिशन होगा तो जैसे ही नई लोकसभा का कॉम्पोजिशन हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को अप्रूव करना जरूरी है, प्रोवाइडेड दैट राज्यसभा पहले ही अप्रूवल दे चुकी है। ये चीजें हम नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी समझ चुके हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है बस वहां पे ये मंथ वगैरह चेंज हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें यही है। क्लियर हुआ इतना? अब अगर आपको ध्यान हो तो जब हम पढ़ रहे थे नेशनल इमरजेंसी तब अप्रूवल कौन सी मेजॉरिटी से लगता था? तब अप्रूवल था स्पेशल मेजॉरिटी से। तब मैंने आपको बताया था कि स्पेशल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होता है। प्रेसिडेंट रूल में अप्रूवल कौन से मेजॉरिटी से है? प्रेसिडेंट रूल में अप्रूवल ओनली सिंपल मेजॉरिटी से है।
प्रेसिडेंट रूल में अप्रूवल ओनली सिंपल मेजॉरिटी से है। ठीक है, ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। प्रेसिडेंट रूल में अप्रूवल ओनली विद द सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर? सो पार्लियामेंट अप्रूवल भी आपको क्लियर हो गया। However, if the proclamation of president rule is issued at time when Lok Sabha has been dissolved or dissolution of Lok Sabha takes place during the period of 2 months without approving the proclamation, then proclamation survive until the 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided that Rajya Sabha approve it. ठीक, एक चीज और आप लोगों ने बहुत बार बोला था, मतलब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो स्लाइड्स हैं या जो हम लोग जो लेक्चर्स हैं, ये हमारे लेक्चर्स लक्ष्मीकांत के बेसिस पे है, सो दैट आपको उसकी समरी मिल जाए। और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, कुछ दूसरी चीज़ें होती है जो वहाँ पे नहीं है। तो कुछ लक्ष्मीकांत में से है और कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो आप उस बुक में से रेफर करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट बुक में नहीं है, तो आप उसे एक्स्ट्रा में पढ़ लीजिएगा, उसे एक्स्ट्रा में लेके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सिर्फ लक्ष्मीकांत से तो हमारा यूपीएससी नहीं क्लियर होने वाला है ना, हमें एक्स्ट्रा में भी करना होगा। सो बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि हमारी जो क्लासेज हैं वो लक्ष्मीकांत के बेसिस पे चल रही है, प्लस उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की है। जैसे हमने, अगर आपको ध्यान हो तो फंडामेंटल राइट्स में यूथेनेशिया या फिर क्या पढ़ा था, एंटी कन्वर्जन लॉ पढ़ा था, तो बहुत सारी चीज़ें हमने दूसरी भी उसमें पढ़ी है। तो किसी को स्लाइड्स वगैरह में दिक्कत आ रही हो तो आप अपनी लक्ष्मीकांत बुक से रेफर कर लीजिए। ठीक है, लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे और मेरे साथ में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। नाउ कमिंग बैक टू दी टॉपिक, if approved by both the houses of parliament, the president rule continues for 6 months. It can be extended for the maximum period of 3 years with the approval of parliament with 6 months. अब प्रेसिडेंट रूल कब तक चल सकता है? 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है किसी भी स्टेट में। कंडीशन ये है कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होगा। प्रेसिडेंट रूल 3 साल तक रह सकता है, कंडीशन ये है कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट को अप्रूवल देना होगा। नेशनल इमरजेंसी में कितना टाइम पीरियड था? नेशनल इमरजेंसी में था इनडेफिनेट पीरियड। ये जो यहाँ पे 3 साल एकदम जो बाउंडेशन दी है ना कि सिर्फ 3 साल तक ही प्रेसिडेंट रूल रह सकता है, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में अनलिमिटेड टाइम था, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी नेशनल इमरजेंसी एक्सटेंड कर दी जा सकती है। However, if the dissolution, अब यहाँ पे वही वाली बात है कि मान लो कि अभी हमें प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, 6 महीने से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, तो हमने क्या प्रोविजन पढ़ा है कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट को अप्रूवल देना है। अब पहली बार लोकसभा ने अप्रूवल दे दिया, देन 6 महीने बाद जब वापस से उसे एक्सटेंड करने के लिए अप्रूवल चाहिए था, तब लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तब वही वाली बात है कि सिर्फ राज्यसभा अप्रूवल दे दे, और जब नई लोकसभा का कंपोजिशन होगा तब नई लोकसभा विद इन 30 डेज उसको अप्रूवल दे देगी। क्लियर हुआ? इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। Then every resolution approving the proclamation of president rule or the continuation can be passed by either house of parliament only by a simple majority. ये हम पढ़ चुके हैं। The 44th Constitutional Amendment Act introduced a new provision to put a restraint on the power of parliament to extend the proclamation of president rule beyond 1 year. अब हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर सरकार के हाथ में नहीं हो इमरजेंसी के टाइम पे। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट है उनके पास कम से कम पावर हो और ज़्यादा पावर नहीं हो। इतना भी आपको क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया है? अब क्या क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने चेंज कर दिया है कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे 1 साल से ज़्यादा अगर प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने कुछ चेंजेस किए हैं, वो उसे पढ़ते हैं। पहला चेंजेस ये है कि अगर 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, अगर 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन वोल ऑफ इंडिया और एनी वोल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। या तो पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो या फिर उस स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, तो
तो प्रेसिडेंट रूल को आप 1 साल के बाद में एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि ऑलरेडी कोई क्राइसिस की सिचुएशन है, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी है। अब उस समय एक राज्य में इलेक्शन करवाना इम्पॉसिबल है, तब आप प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई कर दे दैट द जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट कैन नॉट बी टेकन प्लेस ड्यू टू दिस रीजन। अगर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि हम अभी इलेक्शन करवाने में, हम अभी उस स्टेट के इलेक्शन करवाने में असमर्थ हैं, हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं उस स्टेट का, तो फिर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है। वैसे भी बात लॉजिकली बहुत सही है कि 1 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल भी लगा है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुमत नहीं है, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, तो 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन चुनाव करवा सकता है ना, उस स्टेट में फिर से चुनाव हो सकते हैं ना। अब 1 साल का समय बीत गया और आप चुनाव ही नहीं करवा रहे हो, आप प्रेसिडेंट रूल लगा के बैठे हो, तो फिर ऐसा कैसे काम चलेगा। इसलिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये 2 प्रोविजन लेके आया। पहला, या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या दूसरा इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई कर दे कि हम अभी इलेक्शन करवाने में असमर्थ हैं, तो फिर से रिजोल्यूशन पास होगा और फिर से प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ? इतनी चीजें समझ में आई। प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट में 3 साल के लिए लग सकता है। कितने टाइम के लिए लग सकता है? 3 साल के लिए लग सकता है। 3 साल के टाइम फ्रेमवर्क दिया है, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने ये चीजें डाल दी है कि 1 साल के बाद में इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो ही प्रेसिडेंट रूल आगे और एक्सटेंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी 3 साल का टाइम फ्रेमवर्क है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल। अब जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तब कौन कौन सी पावर प्रेसिडेंट के पास में आ जाती है, कौन कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए बोला है क्योंकि आपको भी पता है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के ही आदमी हैं, मतलब होने का तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। द प्रेसिडेंट एक्वायर्स द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर है? दीज आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स जो कि प्रेसिडेंट को मिलती है। ही कैन टेक अप फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन गवर्नर और एनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट। अब प्रेसिडेंट रूल है, उसमें मेंशन है प्रेसिडेंट रूल, तो सारी पावर प्रेसिडेंट के पास में, स्टेट गवर्नमेंट का काम वो कर रहे हैं, सारे काम वही कर रहे हैं। और वो प्रेसिडेंट रूल में आपने ये देखा होगा कि गवर्नर यूजुअली काम करते हैं, मतलब गवर्नर काम करते हैं, तो प्रेसिडेंट डेलीगेट करते हैं अपनी पावर। प्रेसिडेंट अपनी पावर डेलीगेट करते हैं, वो गवर्नर से बोलते हैं कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर दीजिए। तो सारी पावर किसके पास में आ जाती है? प्रेसिडेंट के पास में आ जाती है, बिकॉज द नेम ओनली सजेस्ट प्रेसिडेंट रूल। क्लियर हुआ? He can declare that power of state legislature are to be exercise of the parliament। अब जो state legislature की पावर है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट। अच्छा, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, तो प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है स्टेट में। तो जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा तो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, मतलब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है, मतलब चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल होने का मतलब ये है ना कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके पास में अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी नहीं रही, बहुमत नहीं रही। तो ऑटोमेटिकली जब प्रेसिडेंट रूल लगा तो ये एक लॉजिक है कि चीफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो ये जो कैबिनेट है, वो अपने ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अब नहीं रहेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? यहां तक आपको समझ में आया? अब फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी उस समय पे काम नहीं करता है। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है
तब स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं करता है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर अच्छे से काम कर रहा होता, वो चेक्स एंड बैलेंसेस एक्सरसाइज करता कि इस पे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, तो प्रेसिडेंट रूल लगता ही नहीं। या फिर जब बहुमति नहीं है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुमति नहीं है, तो स्टेट लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा? जब लोकसभा में किसी की बहुमत नहीं होती है तो सरकार कैसे काम करेगी? तो स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं करता है। तो अब स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे कौन काम करता है? उस स्टेट में कोई लॉ बनाने की जरूरत आ जाए, कोई दूसरा लॉ बनाना हो, स्टेट की डे टू डे रन बिजनेस के लिए कोई लॉ बनाना हो, तो कौन काम करेगा? पार्लियामेंट। किसके पास में पावर आ जाती है? पार्लियामेंट के पास। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे काम कर रही है। ही कैन टेक all the necessary step including the suspension of constitutional provision relating to any body or any authority in the state। ठीक है, अब कुछ स्टेट की भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है, ठीक है, उनके क्या फंक्शंस होंगे, उनकी क्या अथॉरिटी होगी, ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाती है। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। स्टेट में भी कुछ कुछ बॉडीज होती है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, अगर अब उनके चेयरमैन के साथ कुछ डील करना है तो फिर अब कौन डील करेगा? दैट इज डायरेक्टली प्रेसिडेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। अब क्लियर हुआ? Therefore, when the president rule is imposed in a state, the president dismisses the council of minister headed by chief minister। president इन्हें dismiss कर देते हैं, मतलब अब chief minister भी नहीं है और state council of ministers भी नहीं है। The state governor on the behalf of president carries on the state administration with the help of chief secretary of the state और advisors appointed by the president। स्टेट गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम करते हैं चीफ सेक्रेटरी के साथ में, या फिर कोई एडवाइजर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं कि आप गवर्नर के हेल्प कीजिए उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, उस स्टेट में कुछ फंक्शंस वगैरह जो भी करने हैं उनका काम करने के लिए। प्रेसिडेंट रूल है, इसका मतलब ये नहीं ना कि हम लोगों को ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि जाओ तुम्हारे स्टेट में जो करना है कर लो, तुम्हारे यहाँ सरकार नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। जो सरकार का जो काम है, जो गवर्नेंस का फंक्शन है, वो चलना चाहिए ना, लोगों की डे टू डे लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो ये सारे काम गवर्नर को दे दिए जाते हैं। This is why the reason is known as proclamation under Article 356 is popularly known as imposition of president rule in the state। Further, the president either suspend or dissolve the state legislative assembly। president स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अब डिसॉल्व कब होगी? अब किसी के पास में बहुमत ही नहीं है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में बहुमत ही नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साबित ही नहीं कर पा रही है कि वो आके सरकार बनाएगी, तो अब उस केस में तो डिसॉल्व ही करना होगा ना। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी कर सकते हैं या फिर सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड कैसे करेंगे? सस्पेंड प्रेसिडेंट, सस्पेंड इन द सेंस कि स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा लेकिन वो काम नहीं करेगा। सस्पेंड मतलब ये होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का डिसॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ सस्पेंशन होगा। सस्पेंशन यानी कि वो अभी कुछ समय तक काम नहीं करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर कुछ समय तक काम नहीं करेगा। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो हमने डिसमिस कर दिया है कि अब से आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, अब से आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर सकते हैं कि हाँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो एमएलए इलेक्ट होके आए हैं उनको जनता के वोट मिले हैं, तो हम उसे डिसॉल्व नहीं करेंगे, वो सस्पेंडेड है, वो अभी अपना काम नहीं कर रही है। जब देखा जाएगा उस हाउस में, जब ये हाउस के एमएलए डिसाइड करेंगे कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा और क्या होगा, तब का तब बाद में सोचा जाएगा। फिलहाल उसको सस्पेंड कर रहे हैं। तो सस्पेंड और डिसॉल्यूशन में कुछ अंतर है, कुछ नहीं बहुत कुछ अंतर है। द पार्लियामेंट पासेस द स्टेट लेजिस्लेटिव बिल एंड स्टेट बजट। अब पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव बिल और स्टेट बजट भी पास करता है। मान लो प्रेसिडेंट रूल 1-2 साल के लिए लग गया तो स्टेट बजट भी होगा, स्टेट में बिल्स भी पास करने होंगे, तो स्टेट बजट भी पार्लियामेंट पास करती है, लेजिस्लेटिव बिल भी कौन पास करती है? पार्लियामेंट। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि पावर स्टेट लेजिस्लेचर की कहाँ पे आ जाती है? पार्लियामेंट के पास में आ जाती है। और जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वगैरह होते हैं ये सारे गवर्नर करते हैं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर करते हैं। क्लियर? When the state legislature is thus suspended or dissolved। अब स्टेट लेजिस्लेचर को सस्पेंड कर दिया और डिसॉल्व कर दिया तो क्या क्या कंडीशन होगी, फिर स्टेट में कैसे फंक्शन होगा, अब उसको देख लेते हैं कि जब स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व। व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व,
The parliament can delegate the power to make the laws for the state to the president or any other authority specified by him in this regard. पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे जो लॉ बनाती है उस अथॉरिटी को पार्लियामेंट किसी को डेलीगेट कर सकती है, या तो प्रेसिडेंट को ही कर दे या किसी और अथॉरिटी को कर दे कि स्टेट के बिहाफ पे आप लॉ बनाइए, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है. The president can authorize, when the Lok Sabha is not in session, expenditure from state consolidated fund pending its sanction from the parliament. अब हमने एक चीज देखी थी जब हम बजट भी पढ़ रहे थे कि अगर कुछ भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से भी रुपए निकालने हो या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो सेंट्रल लेवल पे है वहां से रुपए निकालना हो तो पार्लियामेंट को, लोकसभा को पता होना चाहिए कि ये रुपए कहाँ पे जा रहे हैं. अगर स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकाल रहे हैं तो ये पता होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि ये रुपए कहाँ जा रहे हैं. तो प्रेसिडेंट उस स्टेट की स्कीम्स, लोगों का वेलफेयर करने के लिए उस स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रुपए निकाल सकते हैं अगर, और बाद में लेकिन पार्लियामेंट से उन्हें उस चीज़ को पास करवाना होगा. हमने ये पढ़ा था ना कि हम रुपए निकाल सकते हैं लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल है. अब यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर तो काम कर नहीं रहा, स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ पे पार्लियामेंट काम कर रही है. अब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, प्रेसिडेंट को स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से रुपए निकालने हैं लोगों की कुछ वेलफेयर करने के लिए, या फिर कुछ बहुत अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गए, कुछ रुपए निकालना है तो प्रेसिडेंट वो रुपए निकाल सकते हैं, लेकिन बाद में पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है. क्लियर हुआ आपको ये? The president can promulgate ordinance when the parliament is not in session or ordinance for the governance of the state. President स्टेट के लिए ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी स्टेट के गवर्नेंस के लिए, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, पार्लियामेंट भी सेशन में है नहीं. स्टेट में कुछ हमें लॉ वगैरह बनाना है, कुछ गवर्नेंस के लिए कुछ ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट करना है, तो ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं प्रोवाइडेड बाद में वो अप्रूवल लेंगे. क्लियर हुआ? बात हो रही है प्रेसिडेंट रूल की, तो सारी पावर यहाँ पे इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास में है और प्रेसिडेंट ये पावर किसी को डेलीगेट कर देते हैं, यूजली गवर्नर को कर देते हैं, किसी और को कर देते हैं, लेकिन नाम प्रेसिडेंट का होता है प्रेसिडेंट रूल. क्लियर हुआ आपको इतना? आई होप आपको प्रेसिडेंट रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपने ये भी देख लिया कि लोग हमने ये वाली कंडीशंस भी देख ली कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर है, और जब स्टेट लेजिस्लेचर काम नहीं करता है तो पार्लियामेंट के पास में क्या क्या पावर आएगी. और आपको आर्टिकल 356, 355 और आर्टिकल 365 भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. अब एक ब्रीफ कंपैरिजन देखते हैं नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के बीच में, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 के बीच में, सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो और आप इन दोनों इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी और नेशनल इमरजेंसी को, आप इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ सकें. तो नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इट कैन बी प्रोक्लेम्ड. 3 रीजन है कि 3 कारण की वजह से ये इमरजेंसी लग सकती है. दैट इज वाई वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. अब ये सोचो, क्या ये 3 रीजन हो सकते हैं क्या स्टेट इमरजेंसी लगने के लिए या प्रेसिडेंट रूल लगने के लिए? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं. हम दोनों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. इट कैन बी प्रोक्लेम्ड व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द provisions of the constitution due to the reasons which may not have any connection with war, external reason और armed rebellion. ये 3 रीजन नहीं होने चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है. फर्स्ट वाला पॉइंट हमें क्लियर है. और यहाँ पे ये 3 रीजन है, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन. रिवीजन कर रहे हो ना, पास्ट वीडियोस के नोट्स बनाए हैं ना, तो रिवाइज करते रहो, ठीक है. ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड and the state legislature is either suspended or dissolved. The president administers the state through the governor and the parliament make laws for the state. In brief, the executive power of the state are assumed by the center. अब यहाँ पे हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव को तो डिसमिस कर दिया जाता है, सरकार को तो डिसमिस कर दिया जाता है, और लेजिस्लेचर को या तो सस्पेंड करेंगे या डिसॉल्व करेंगे. लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला इससे? कंक्लूजन ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर
किसके पास आ जाती है? सेंटर के पास में आ जाती है। एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर या प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, और लेजिस्लेटिव फंक्शन पार्लियामेंट एंजॉय करती है। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू फंक्शन एंड एक्सरसाइज द पावर असाइन टू देम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब क्या नेशनल इमरजेंसी लगती है तब क्या स्टेट लेजिस्लेचर की पावर, तब क्या स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया जाता है? जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब क्या स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया जाता है? नहीं किया जाता। क्या तब चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाता है? नहीं हटाया जाता है। बस ये है कि कुछ लॉ मेकिंग की पावर सेंटर के पास में आ जाती है, बाकी स्टेट लेजिस्लेचर भी रहता है, चीफ मिनिस्टर भी रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी रहते हैं। Then, under this, the Parliament can make laws on the subject enumerated in the state list only by itself. Under state list only by itself में catch है, that is, it cannot delegate the authority to any other body. नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के लॉ बनाती है, पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के लॉ बनाती है ना, हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था, तो वो पार्लियामेंट खुद बनाएगी। पार्लियामेंट ये अथॉरिटी किसी को डेलीगेट कर सकती है? नहीं कर सकती है। लेकिन अभी हमने प्रेसिडेंट रूल में देखा था कि पार्लियामेंट ये पावर किसी को डेलीगेट कर सकती है, लॉ मेकिंग पावर वो प्रेसिडेंट को दे सकती है या कोई दूसरी अथॉरिटी को दे सकती है, दूसरी बॉडी को दे सकती है। तो यहाँ पे डेलीगेशन है, प्रेसिडेंट रूल में डेलीगेशन इज देयर, और यहाँ पे नो डेलीगेशन, यहाँ पे क्या है? नो डेलीगेशन। सारी चीजें पार्लियामेंट को खुद एक्सरसाइज करनी होगी। इसका मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट आलसी कर सकती है, आलस कर सकती है, यहाँ पे पार्लियामेंट आलस नहीं कर सकती है। क्लियर हुआ? समझ में आया? There is no maximum period prescribed within its operation. It can be continued for indefinite period with the approval of parliament every 6 months. नेशनल इमरजेंसी का ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, जैसा कि हमने प्रेसिडेंट रूल का देखा था कि 3 साल तक के लिए ही रह सकता है। नेशनल इमरजेंसी का ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, बस आपको 6-6 महीने में अप्रूवल करना होगा। और यहाँ पे है कि 6-6 महीने में अप्रूवल तो करना है, बट मैक्सिमम 3 इयर्स, यहाँ पे मैक्सिमम 3 इयर्स है। और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो 2 चीजें ऐड की गई है कि अगर 1 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है तो इन दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, तो वो वाली चीज भी है। और यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड हो सकती है, बस 6-6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। क्लियर हुआ? Under this, the relationship between center with all the state undergoes modification. जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब सेंटर और स्टेट के रिलेशन में मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन तब सेंटर सारे स्टेट्स को इक्वली ट्रीट करता है ना। जैसे स्टेट लॉ से रिलेटेड पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो सारे स्टेट को इक्वली ट्रीट हुआ ना, सारे स्टेट के साथ में रिलेशन में मॉडिफिकेशन होता है। जितने भी स्टेट्स हैं और सेंटर है उन सब के बीच में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में देखें तो सिर्फ जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है सिर्फ वहां पे मॉडिफिकेशन होगा, सिर्फ उसके और सेंट्रल के रिलेशन के बीच में मॉडिफिकेशन होगा। प्रेसिडेंट रूल किसी एक स्टेट में लगेगा ना, मान लो मध्य प्रदेश में लगा तो सिर्फ मध्य प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशन में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, बाकी स्टेट तो अपना नॉर्मल फंक्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे सारे स्टेट पे इक्वली एप्लीकेबल है, सारे स्टेट पे इक्वली मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल है सेंटर स्टेट रिलेशन में। क्लियर हुआ? Every resolution of parliament approving its proclamation और कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजॉरिटी। यहाँ पे क्या है? स्पेशल मेजॉरिटी है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी है। ये छोटी छोटी चीजें हमें प्रीलिम्स में ध्यान रखना है। यहाँ पे है स्पेशल मेजॉरिटी और यहाँ पे है सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर हुआ इतना? इट हैज नो इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। आर्टिकल 356 के तहत फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आर्टिकल 356 के तहत फंडामेंटल राइट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में इफेक्ट पड़ता है जो कि हम देख चुके हैं। लोकसभा कैन पास अ रिजोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन। लोकसभा को अगर नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करना है तो लोकसभा रिजोल्यूशन पास कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि जब प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए विद इन 2 मंथ्स। लेकिन उसको रिवोक करना है तो सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हो जाएगा। कुछ
अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ओनली बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर। देयर इज नो सच प्रोविजन, इट कैन बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन, इट कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन। क्लियर हुआ? ये वाली चीज आपको समझ में आई? इस वाले पॉइंट को ध्यान रखना है, ये प्रीलिम्स में कंफ्यूज करेगा कि इन्वोकेशन के टाइम पे जब इन्वोक किया प्रेसिडेंट रूल तब तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लगा, लेकिन जब रिवोक किया तो प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन, प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन है। क्लियर हुआ? ये चीज आपको आई समझ में? देन 2-3 स्लाइड आगे आ गए हम, थोड़ा सा वापस पीछे चलते हैं। अब हमने सब देख लिया, पूरा प्रेसिडेंट रूल वगैरह सब समझ लिया। अब सवाल ये आता है कि जब जो लॉ बनेगा, जब प्रेसिडेंट रूल रहता है तो लॉ बना रहे हैं, हमने देखा पार्लियामेंट लॉ बना रही है या फिर पार्लियामेंट ने ये पावर डेलीगेट कर दी प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाया है इमरजेंसी के दौरान, वो लॉ कब तक इफेक्ट में रहेगा, वो वाला लॉ कब तक इफेक्ट में रहेगा जो इमरजेंसी के दौरान जो लॉ बनाया गया है, वो लॉ तब तक इफेक्ट में रहेगा जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिपील नहीं कर देती। फॉर एग्जाम्पल, अभी मध्य प्रदेश में इमरजेंसी लगी हुई है। अब इमरजेंसी लगी हुई है तो प्रेसिडेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं। अब 2 महीने बाद इमरजेंसी रिवोक कर दी गई है, इमरजेंसी हटा दी गई है। तो प्रेसिडेंट ने जो लॉ बनाए थे उस लॉ का क्या होगा? जो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी के दौरान लॉ बनाया था उस लॉ का क्या होगा? वो लॉ कंटिन्यूएंस में रहेगा, वो लॉ हमेशा तक रहेगा। एक कंडीशन है कि अगर उस लॉ को आपको रिवोक करना है, उस लॉ को खत्म करना है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे फिर से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही उसे रिवोक कर सकती है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसे रिवोक नहीं करती है तो वह लॉ हमेशा के लिए चलता रहेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक है। एक चीज और हम देख लेते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सारी पावर कहाँ आ जाती है? सारी पावर आ जाती है प्रेसिडेंट के पास में, पार्लियामेंट के पास में, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट लेजिस्लेचर की पावर पार्लियामेंट के पास में आती है। लेकिन जो स्टेट हाई कोर्ट है, स्टेट हाई कोर्ट की पावर कर्टेल नहीं हो सकती है। स्टेट हाई कोर्ट पे प्रेसिडेंट कुछ अपनी पावर नहीं जमा सकते हैं। स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे भी स्टेट हाई कोर्ट पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कोई पावर वगैरह नहीं कर सकते हैं। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ते आ रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो बरकरार रहना चाहिए। तो स्टेट हाई कोर्ट पे प्रेसिडेंट का कोई दबाव या कुछ, हम बोलते हैं ना कोई दबाव वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? सो बेसिकली इसमें लॉ और स्टेट हाई कोर्ट वाली बात की गई थी जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है लक्ष्मीकांत में। क्लियर है? देन यूज ऑफ आर्टिकल 356। Since 1950, the President rule has been imposed on more than 125 occasions, that is average on twice a year. अब तक हम देखें तो बहुत बार हो गया होगा, 125 तो बहुत कम है, बहुत बार हम मोर देन 130 बार अब तक ये प्रेसिडेंट रूल लग गया होगा अब तक। ठीक है। और ऐसा कोई सा स्टेट नहीं है इंडिया में, अभी तक ऐसा कोई सा स्टेट नहीं है इंडिया में जहाँ पे आज तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा हो। हर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है, कहीं पे 6 बार, कहीं पे 5 बार, 2 बार, 3 बार, हर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है। और इसीलिए इसे बहुत कंट्रोवर्शियल बोलते हैं, क्योंकि आपको मैंने रीज़न स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल कब लगा था? फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था पंजाब में 1951। पंजाब में 1951 में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था। क्लियर है? इस चीज़ को बस आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी आपको सारे रीजंस वगैरह पता है कि प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाते हैं और क्या कंट्रोवर्शियल रीजन है। अब इसमें वही वाली बात की गई है कि जब 1977 में जनता गवर्नमेंट आई, इमरजेंसी का दौर था, इमरजेंसी जैसे ही खत्म हुई और इलेक्शन हुए तो कांग्रेस पार्टी हार चुकी थी, जनता गवर्नमेंट आई। तो जिस स्टेट में कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही थी तो जनता गवर्नमेंट ने क्या किया? वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। और सेम केस ये हुआ कि जब वापस से कांग्रेस आई तो कांग्रेस ने देखा जहां पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल्स कर रही है वहां पे कांग्रेस ने क्या किया? वहां पे कांग्रेस ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया ताकि वहां की जो सरकार है उनको गिरा दी गई और बाद में वहीं पे कांग्रेस की सरकार बना दी गई। तो ऐसा पॉलिटिकल पार्टी अपने पर्सनल गेन के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा मिसयूज करती है। आज के टाइम में इवन इन द प्रेजेंट एरा, अगर आप बहुत ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी भी होती है वो इस तरीके से स्टेट मशीनरी को, इस तरीके से इस वाले आर्टिकल को मिसयूज करती है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी चल रही थी तब इस पे बहुत ज़्यादा
बात हुई थी, हम पहले इस पे बात कर लेते थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट थी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था कि ये वाला प्रोविजन एक डेड लेटर होगा। ये वाला प्रोविजन क्या होगा? एक डेड लेटर होगा। ये एक डेड लेटर की तरह काम करेगा जब सेंटर को लगेगा कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, एकदम लास्ट रिसोर्ट है, एकदम लास्ट रिसोर्ट वाली बात आ गई है कि अब इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट रूल ही लगा सकते हैं, अब कोई चारा नहीं है, तभी आर्टिकल 356 का यूज होगा, तभी आर्टिकल 356 के तहत इन्वोक की जाएगा प्रेसिडेंट रूल, नहीं तो नहीं किया जाएगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी बहुत ज़्यादा डिबेट था कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होगा, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा सोचा था कि डेड लेटर की तरह होगा, लास्ट रिसोर्ट की तरह होगा। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने सोचने में जो उन्होंने सोचा था वैसे कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन नहीं किया गया। इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है और अब ये डेड लेटर से क्या हो गया है? अब ये डेड लेटर से एक डेडली वेपन बन गया है। अब ये डेड लेटर से एकदम डेडली वेपन बन गया है आर्टिकल 356, जिसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए यूज करती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं जो कि मैंने बताया था, आपको ध्यान हो तो हमने बात की थी कि कुछ जब स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अगेंस्ट काम करती है तब प्रेसिडेंट रूल इन्वोक किया जाता है। अब उसका हम एक क्लासिक एग्जांपल समझते हैं। इन 1992 प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन 3 बीजेपी रूल्ड स्टेट। इन चीज़ों को समझिए, हमें बीजेपी से मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि सेंटर ऊपर कौन सी सरकार थी? कांग्रेस की थी, सेंटर में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। सो इन 1992 प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड इन 3 बीजेपी रूल्ड स्टेट्स, दैट इज मध्य प्रदेश, Himachal Pradesh and Rajasthan by Congress party on the ground that they were not implementing sincerely the ban imposed by the center on religious organization। सेंटर ने कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन इम्पोज किया था और स्टेट गवर्नमेंट इन बैन को सीरियसली नहीं ले रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। इन 3 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया। तो जब ये चीज़ चैलेंज हुई SR बम्बई केस में, तो SR बम्बई केस इन 1994 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है ये बहुत सही लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है ये बहुत सही लगाया है, क्योंकि रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना था यहाँ पे, वो कुछ भी रीजंस होंगे, हमें रीजंस में नहीं जाना है, और सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये जो तीन जो गवर्नमेंट है, ये जो 3 स्टेट हैं, यहाँ पे सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको गाइडलाइंस भी दी है कि आप इनको बैन कर दीजिए और ऐसे ऐसे उन्होंने जो भी गाइडलाइंस दी आप उसको फॉलो कीजिए। तो एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं मान रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, ये जो आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया ये एकदम सही है। तो ये रहा एकदम क्लासिक एग्जांपल कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के वायलेशन हो रहा हो तब प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, कर्नाटका में भी लगाया गया था 1989 में, मेघालय में लगाया था और नागालैंड में भी लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ तो चलो आपने सही बोला कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस वायलेट हो रहा है, लेकिन ये जो 3 स्टेट में लगाया था आपने प्रेसिडेंट रूल, यहाँ पे आपने पर्सनल रीजन से लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपने गलत किया है, यहाँ पे आपने गलत किया है। क्लियर है? हमें सिर्फ इस एग्जाम्पल को ऐसे ध्यान रखना है, बाकी ये कर्नाटका मेघालय वाला कोई काम का नहीं है, बट ये एग्जाम्पल एक क्लासिक एग्जाम्पल है, हम इसे कहीं भी मेंशन कर सकते हैं कि ऐसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वायलेट हो रहे हैं तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। क्लियर हो आपको ये? देन हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देख चुके थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में क्या चल रहा था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू? The 38th Amendment of 1975 made the satisfaction of President in invoking Articles 356 is final and conclusive, which could not be challenged in any court on any ground। जो 38 Constitution Amendment Act था, उन्होंने बोल दिया कि प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है तो फिर
अब उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट का जो प्लेजर है, प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो फाइनल है, जो प्रेसिडेंट की जो इच्छा है वो फाइनल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख के वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया है और अब आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 में ये बात की गई थी, लेकिन इसे चैलेंज कर दिया गया, इसे डिलीट कर दिया गया बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इमरजेंसी में एक चीज बहुत अच्छी है कि हमें ज्यादा इन अमेंडमेंट एक्ट्स को ध्यान नहीं रखना है, हर जगह बस 44th अमेंडमेंट एक्ट लिखना है कि 44th अमेंडमेंट एक्ट से चेंज कर दिया, 44th अमेंडमेंट एक्ट से चेंज कर दिया, या हमें सिर्फ 44th ही ध्यान रखना है, क्योंकि इमरजेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ये सब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सुधारी गई हैं। इन सारी पावर्स को, ये जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट को कितनी ज्यादा पावर दे दी गई थी, और प्रेसिडेंट को पावर देना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देना, बिकॉज प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी पावर थी उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने चेंज किया। उसमें ऐसा बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा दें, लेकिन उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। प्रेसिडेंट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब लेके आया गया था? जब जनता गवर्नमेंट आई थी, जब जनता गवर्नमेंट आई थी 1977 में, इमरजेंसी के बाद में, तब वो उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी खत्म होने के बाद में लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, बहुत गुस्सा था कांग्रेस के खिलाफ कि आपने इतनी बड़ी इमरजेंसी हमारे ऊपर थोप दी, हमारे सारे राइट्स ले लिए गए। तो जनता गवर्नमेंट आई थी और जनता गवर्नमेंट ने सोचा कि वैसे भी सारे लोग बहुत, उस ऐसा रहता है ना कि सारे लोग बहुत सेंसिटिव है, जब वो कौन सी कहावत है कि जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए। तो जनता गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना इन प्रोविजंस को चेंज कर दिया जाए, तो एक गुडविल उनकी सामने भी आएगी ना, जनता गवर्नमेंट को लोगों के मन में लगेगा वाह क्या सरकार है, कितने अच्छे काम किए, है ना। ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स में चलती रहती हैं। बट जो वो अमेंडमेंट लेके आए वो बहुत सही लेके आए, क्योंकि एक तरीके से इस 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम इस तरीके से हम उसे अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि उसने गवर्नमेंट की पावर कर्टेल कर दी गई है, उसमें गवर्नमेंट की पावर कर्टेल कर दी गई है। क्लियर है? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा पॉलिटिकल साइंस में, अपार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी टॉपिक, उस स्टेट को अच्छा बोला जाता है जहां पे सिटीजन्स के पास में ज़्यादा पावर होती है कंपेरेबल टू गवर्नमेंट। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है। पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास में, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड वे में होनी चाहिए। ज़्यादा पावर यहाँ पे सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। ठीक है, अगर इनके पास ज़्यादा पावर होगी, इनके पास ज़्यादा पावर होगी, तो एक कोर्ट है, इसे हम कहीं भी लिख सकते हैं। नाउ दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर लक्ष्मीकांत, है ना, ये लक्ष्मीकांत में नहीं जो मैं बोल रहा हूं। पावर टेंड्स टू करप्ट, पावर टेंड्स टू करप्ट, पावर टेंड्स टू करप्ट, इसके आगे का मैं यहां लिख रहा हूं, एन एब्सोल्यूट पावर, an absolute power corrupts, an absolute power corrupts absolutely, an absolute power corrupts absolutely, power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely। सरकार चाहे कितनी भी अच्छी हो, लीडर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उस लीडर के पास में ज़्यादा पावर आ जाती है तो वो एक ना एक दिन करप्शन के रास्ते, वो उस पावर के तहत उसका मिसयूज़ करने लगता है। करप्शन इन द सेंस उस पावर का मिसयूज़ करने लगता है। 1977 की इमरजेंसी पे, जो 1975 की इमरजेंसी थी सॉरी, उसमें यही हुआ था कि लीडर चाहे कितना भी अच्छा हो, आपने वार वगैरह सब कर लिया हो, लेकिन जब अगर पावर ज़्यादा आने लगती है तो वो पावर का मिसयूज़ होने लगता है। इसलिए कोड बहुत फिट बैठता है, पावर टेंड्स टू करप्ट, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। क्लियर है? इसको आप कहीं भी लिख सकते हो ऐसे वगैरह में।
अब अच्छा स्टेट वही होता है जहां गवर्नमेंट लोगों की लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करे, जहां गवर्नमेंट के पास कम पावर हो और सिटीजन्स अपनी राइट्स ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकें। गवर्नमेंट के पास में ये पावर हो कि वो लोगों का भला कर सके, वो वेलफेयर कर सके, वो देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। गवर्नमेंट के पास में ये पावर नहीं हो कि वो हर मैटर में इंटरफेयर करे कि आपको शादी कैसा करना है ये गवर्नमेंट बताएगी। ये सरकार के काम नहीं है, ये हमारे काम है कि हमको कैसे करना है। सरकार को इंसान के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल साइंस इसका ऑप्शनल है उसको भी काम में आएगा और नॉर्मल ऐसे भी आपकी थिंकिंग के लिए काम में आएगा। दो डिबेट होती है, एक होती है पब्लिक और एक होती है प्राइवेट, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। तो सरकार का काम है कि वो प्राइवेट लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करे, वो प्राइवेट लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करे, वो अपना दायरा सिर्फ यहीं तक रखे, वो प्राइवेट लाइफ में कम से कम इंटरफेयर करे। वो कोशिश करे कि ये मैरिज वगैरह से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये हम तय कर लेंगे कि हमें किससे शादी करनी है, किस इंसान से करनी है। आप तय नहीं होते हैं कि सिर्फ एक कास्ट के लोग उसी कास्ट में शादी करेंगे या फिर इंटर रिलीजन नहीं हो सकती, ये जो भी है। तो ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म होता है कि आप कम से कम इंटरफेयर कीजिए। क्लियर हुआ? और मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का भी इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है। जब सरकार की बार बार बहुमत होती है, कोई भी सरकार हो, इररिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, जब जब सरकार के पास में ज़्यादा मेजॉरिटी होती है तब वो वाला कोट आ जाता है, पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। जब जब मेजॉरिटी होती है सरकार के पास में, जब जब नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो उसका एक क्रिटिसिज्म है, उस नंबर ज़्यादा होने का एक क्रिटिसिज्म है कि सरकार फिर लोगों की नहीं सुनती है, सरकार अपने मन का काम करती है। सो वहाँ पे मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट का ये वाला क्रिटिसिज्म है। ठीक है, समझ में आया? इतना आपको जो हम अपार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी आए थे ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, कहीं ना कहीं ये यूजफुल होगा। नाउ in Bombay case 1994 the following proposition have been laid down by the Supreme Court on the imposition of precedent rule in the state under Article 356। अब बॉम्बे केस में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रपोजिशन बताए थे कि किस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, the presidential proclamation imposing presidential rule is subject to judicial review। पहले तो जो प्रेसिडेंशियल रूल लगा है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट की पावर कट कर दी गई है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए, बाद में जुडिशरी देखेगी, क्योंकि कहीं भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो आपको पता है कि हमारे यहाँ केस जरूर हो जाते हैं। तो केस जैसे ही हुआ तो फिर जुडिशरी देखेंगी कि क्या है, सही है या नहीं है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन रिलेवेंट मटेरियल। द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट इफ इट इज इररिलेवेंट और extraneous ground or it is found to be a malified or perverse। ठीक है, अगर मैलाफाइड ग्राउंड पे कोई अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर प्रेसिडेंट रूल लगा होगा तो जुडिशरी स्टक डाउन कर देगी उस चीज को। बर्डन ऑन द सेंटर टू प्रूव। अब इसमें सेंटर के पास में बर्डन है कि सेंटर को बताना होगा कि आपने प्रेसिडेंट रूल क्यों लगाया है। तो बर्डन किसके पास में? बर्डन ऑन द सेंटर टू प्रूव दैट द रिलेवेंट चीज उन्हें बतानी होगी, रिलेवेंट फैक्ट्स फिगर्स देने होंगे कि इस वजह से हमने प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया है। तो यहाँ पे बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है टू प्रूव कि प्रेसिडेंट रूल सही था या गलत था। ठीक है, द कोर्ट कैन नॉट गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द मटेरियल और इट इज एडिक्वेसी बट इट कैन सी वेदर इट इज रिलेवेंट टू द एक्शन। कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वायलेट हुआ है या नहीं हुआ है। कोर्ट ये देखेगा कि हाँ, इस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगा है कि सेक्युलरिज्म एज अ प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है उस स्टेट में, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। बस कोर्ट सिर्फ इतने ही उसमें जाएगा, ज़्यादा ताका झाकी नहीं करेगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वायलेट हुआ है या फिर यहाँ पे बहुमत नहीं है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। अब कोर्ट इसके बाद में नहीं जाएगा कि तुमने किसकी सरकार बनाई किसकी नहीं बनाई। ऑल्दो अब कोर्ट हर चीज़ में इंटरफेयर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है उस पॉइंट में। अब कोर्ट हर मैटर में चले जाते हैं और हर मैटर में वो कुछ ना कुछ अपनी जजमेंट्स देने लगते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में वो इररिलेवेंट ही है। If the court holds that the President proclamation to be the unconstitutional and invalid, it has power to restore the dismissed government and revive the state legislative assembly if it was suspended or dissolved। अब अगर कोर्ट को लगा कि जो प्रेसिडेंट रूल था वो सही नहीं लगा तो कोर्ट के पास में पावर है कि उन्हीं चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को वापस से
मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, और अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया हो तो रीस्टोर करने की पावर कोर्ट्स के पास में है, अगर प्रेसिडेंट रूल मैलाफाइड इंटेंशन पे है तो। The state legislative assembly should be dissolved only after the parliament has approved the presidential proclamation. Under such approval is given, the president can only suspend the assembly. In case the parliament fails to approve the proclamation, the assembly will get reactivated. इस पॉइंट को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे ये लिखा गया है, इस वाले पॉइंट पे ये बताया गया है कि जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा वैसे ही क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। दे आर नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर और प्राइम नो लॉन्गर मिनिस्टर। लेकिन असेंबली को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक कि पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं कर सकती है, जब तक पार्लियामेंट उस प्रोक्लेमेशन को, जब तक कि पार्लियामेंट उन 2 महीने के अंदर अंदर इस प्रेसिडेंट रूल को बोल दे कि हाँ, अप्रूव कर दे कि हाँ ये सही लगा है। क्लियर है? ये प्रोविजन इसलिए है, मान लो कि कल को प्रेसिडेंट रूल मध्य प्रदेश में लग गया, ठीक, और प्रेसिडेंट ने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी तुरंत, और अब फिर भले ही केस चले गया हो लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिसॉल्व हो गई, चीफ मिनिस्टर तो है ही नहीं, जब असेंबली डिसॉल्व हो गई तो वो तो होना ही नहीं है, मतलब अब स्टेट में कुछ भी नहीं है, अब फिर से री इलेक्शन ही होगा, और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको फायदा होगा, उसको क्या होगा, फायदा होगा वहाँ पे। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इसलिए बोला गया है कि जब तक पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं कर देती है तब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिर्फ सस्पेंड होगी, सिर्फ वो अपना काम नहीं करेगी, बाकी सारे एमएलएज वगैरह रहेंगे लेकिन वो अपना काम नहीं करेगी, लेकिन आप उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड कर सकते हो जब तक कि पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं दे देती है। Secularism is one of the basic feature of the constitution, hence a state government pursuing anti-secular politics is liable to take action under article 356। ठीक है, सेक्युलरिज्म को कोई वायलेट करेगा तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ये वाली बात की गई है। द क्वेश्चन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शुड बी डिसाइडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अंटिल द मिनिस्ट्री शुड नॉट बी अनसीटेड। ठीक है, व्हेन अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी अज्यूम द पावर एट द सेंटर। ठीक, अब इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी खो दी है, सपोज हम समझ लेते हैं कर्नाटका ले लेते हैं, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे मेजॉरिटी खो दी है, कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया है, अब इनके पास में मेजॉरिटी नहीं रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, तो सॉरी गवर्नर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से बोलेंगे, तो गवर्नर ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे, वो हो सकता है बीजेपी से बोल दे कि आप क्या सरकार बना सकते हो, अगर आप सरकार बना सकते हो तो आप सरकार बनाइए। ऐसा नहीं है कि एकदम से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया या एकदम से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी, पहले आप सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लो। ठीक है, एक चीज़ और, गवर्नर अपने डिस्क्रिशंस पे नहीं ले सकते हैं, जैसे अगर गवर्नर को लग रहा है कि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर हाउस को कॉल करेंगे, हाउस के सेशन को बुलाएंगे, है ना, प्रमलगेट करेंगे, गवर्नर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलेंगे कि फ्लोर पे कि अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए। ठीक है, या कॉन्फिडेंस मोशन ही बोल दे कि कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करे। अगर वो फ्लोर पे कांग्रेस अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाती है, देन गवर्नर को दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें फ्लोर ऑफ द हाउस पे चेक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नर को रात में सपना आया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर को रात में सपना आया कि कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो हम बिना फ्लोर टेस्ट के ही, हम बिना हाउस में फ्लोर टेस्ट के ही हमने बोल दिया कि चलो हाथ से सरकार गिर गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, सारी चीजें फ्लोर पे टेस्ट होनी चाहिए कि वाकई में मेजॉरिटी है या नहीं है। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आप थिंग्स आर मेकिंग सेंस फॉर यू। आपको इतना समझ में आने लग गया होगा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पार्लियामेंट भी कवर कर लिया था और प्रेसिडेंट रूल भी हम एक तरीके से हम अच्छे से समझ ही चुके हैं कि प्रेसिडेंट रूल है क्या और किस किस रीजन पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है।
The power under 356 is an exceptional power and should be used occasionally to meet the requirement of special situations. ये occasionally use करनी चाहिए to meet the requirement of special situation, ठीक है, लेकिन ये occasionally use नहीं होती है, हर साल कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना ही है, इस साल भी कहीं लग जाएगा, अगले साल भी कहीं लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल बहुत कॉमन है. Case of proper and improper use. Based on the report of Sarkaria Commission on Central-State Relation, the Supreme Court in Bombay case enlisted the situation where exercise of power under 356 could be proper or improper. एक चीज इसमें ये बताया गया है कि केस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज, कब कब प्रेसिडेंट अपने रूल्स, तब कब कब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है और कब कब प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता है. एक चीज और, आप ये बताइए कि मान लो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश लेते हैं, इस बार चलो महाराष्ट्र. आप बोलोगे कि सर आप एक ही स्टेट की बात करते हैं, इस बार हम महाराष्ट्र को लेते हैं, ठीक है, मैंने इतना लिख दिया महाराष्ट्र. महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, ठीक. अब ये महाराष्ट्र समझ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे है मुंबई, यहाँ समुद्र है ना, यहाँ ओशन है, यहाँ मुंबई है. अब यहाँ पे नागपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे दंगे वगैरह होते हैं, यहाँ पे कुछ दंगे वगैरह हो जाते हैं, ठीक है. तो क्या सिर्फ नागपुर में दंगे वगैरह हो जाने से, और क्या यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यहाँ पे स्थिति एकदम हाथ से निकल गई है और सिर्फ इस एरिया में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस वॉलेट हो रहे हैं, तो क्या सिर्फ इस एक लोकलाइज एरिया की वजह से क्या प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? नहीं होना चाहिए. ये जो पुंची कमीशन है उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि इसके अंदर भी एक लोकलाइज्ड स्टेट, हमने देखा कि प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट में लगता है, लेकिन एक और प्रोविजन होना चाहिए कि एक लोकलाइज्ड इमरजेंसी होनी चाहिए कि पूरे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं लगे, सिर्फ इतने एरिया में इमरजेंसी लग जाए, सिर्फ इतने एरिया में ये एरिया प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ जाए, बाकी ये एरिया नहीं आए. क्योंकि सिर्फ इतनी छोटे से एरिया के लिए क्या हम पूरे इस स्टेट में इमरजेंसी लगा देंगे? क्या सिर्फ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अच्छे से काम नहीं कर रही है? क्या हम जो लोगों की जो मैंडेट है, जो महाराष्ट्र के सिटीजन्स ने जिसको वोट्स दिया है, जो महाराष्ट्र के सिटीजन्स आ रहे हैं कि ये हमारे चीफ मिनिस्टर रहे, क्या सिर्फ इस बात के लिए हम लोगों की मैंडेट को ठुकरा देंगे? क्या इस बात के लिए हम लोगों की मैंडेट को इग्नोर कर देंगे? इसलिए ऐसा कुछ अगर आपसे पूछे कि क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि सब एक लोकलाइज्ड इमरजेंसी भी होनी चाहिए कि अगर सिर्फ इस एरिया में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस एरिया में इमरजेंसी लगा दी जाए, पूरे स्टेट में इमरजेंसी नहीं लगाई जाए. क्लियर है? ये किसी बुक में नहीं है, इसे समझ लीजिएगा. क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अब कौन कौन से ग्राउंड होने चाहिए, कौन कौन से प्रॉपर ग्राउंड होने चाहिए प्रेसिडेंट रूल के, और कौन कौन से ग्राउंड्स नहीं होना चाहिए? सबसे पहले हंग असेंबली. अगर हंग असेंबली है तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंग असेंबली? हंग असेंबली मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को मेजॉरिटी नहीं मिली है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है, तो उसे बोलते हैं हंग असेंबली. तब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, लेकिन पहले गवर्नर को सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अब किसी को बहुमत नहीं मिली तो आओ प्रेसिडेंट रूल लगा दो, ये नहीं होना चाहिए. गवर्नर को पहले पूरी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए कि क्या कोएलिशन में मिलकर सरकार बन सकती है, क्या 3-4 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार चला सकती है, ठीक है, या फिर मेजॉरिटी पार्टी ने के चीफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन वगैरह दे दिया, वो सरकार में नहीं रहना चाह रहे हैं, ठीक है. तब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि क्या अपोजिशन सरकार बना सकता है, क्या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी साथ में मिलकर सरकार बना सकती है. पहले गवर्नर को सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए. समझ में आ गया? When a ministry resign, ये वही वाली बात है. When a constitutional direction of central government is disregarded by the state government, या फिर जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बातें कही गई हैं, जो डायरेक्शन है, वो स्टेट गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, तब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है. ठीक. Internal subversion, for example, when a government is deliberately acting against the constitution or law or
फॉर्मेटिंग अ वायलेंट रिवॉल्ट, जब कोई सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है, और स्टेट गवर्नमेंट खुद साथ दे रही हो सेसेशनिस्ट मूवमेंट का, तब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। फिजिकल ब्रेकडाउन वेयर गवर्नमेंट willfully refuses to discharge its constitutional obligation endangering the security of the state, जब सरकार खुद willfully चाह रही है कि चलो देश में परिस्थिति बिगड़े, देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं रहे, खुद willingly, तब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ठीक है, क्लियर है। अब इम्प्रॉपर में क्या है? इम्प्रॉपर में वही है कि अगर किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर को पहले फ्लोर पे सारी मेजॉरिटी चेक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में कोई सपना आया और सोचा कि चलो आज सरकार गिरा देते हैं, कल बीजेपी की बना देंगे या कल कांग्रेस की बना देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जब मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है, तब पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, तो गवर्नर को और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो पॉलिटिक्स का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया 1977 और 1980s में कैसे कांग्रेस और जनता पार्टी ने कैसे स्टेट गवर्नमेंट को टैपल किया था, जैसे स्टेट गवर्नमेंट को कैसे गिराया था वहाँ पे, कैसे उनकी सरकारों को वहाँ पे गिराया था। ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स को साइड में रखना चाहिए। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि इलेक्शन बहुत कॉस्टली है, उस इलेक्शन में लोगों की मैंडेट है, पीपल की मैंडेट है, उन इलेक्शन का रिजल्ट को उनको मजाक नहीं लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें देखना चाहिए कि लोगों ने मैंडेट दी है, इलेक्शन में रुपए खर्च हुए हैं, तो उनको अपनी पॉलिटिक्स छोड़ के और एक नेशनल इंटरेस्ट में बात सोचनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू इंटरनल सबवर्जन और फिजिकल ब्रेकडाउन। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई छोटा मोटा हुआ है तो उस पे इमरजेंसी वाली कोई बात नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं तो घटती रहती है, ठीक है घटी है तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, कुछ छोटी मोटी बातों पे इमरजेंसी की जरूरत नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इस रीजन पे नहीं किया जा सकता है, ये इम्प्रॉपर यूज है। मैल एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट और एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनी मिनिस्ट्री। ठीक है, अगर कुछ करप्शन वगैरह के चार्जेस हैं या एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उस पर आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। अगर नहीं करप्शन वगैरह है तो अगले साल चुनाव में हार जाएंगे, नहीं देगी जनता वोट। करप्शन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कम चार्जेस नहीं लगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे तो बहुत, स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले सेंट्रल गवर्नमेंट पे बहुत लगते हैं चार्जेस। तो करप्शन वगैरह के चार्जेस हैं तो और बॉडी है, जुडिशरी है, सारी चीज़ें देखी जाएगी, लोग हैं, सब लोग देख लेंगे। इन ग्राउंड्स पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं। Where the state government is not given prior warning to rectify itself except in the case of extreme urgency leading to disastrous consequences। अगर स्टेट गवर्नमेंट बातें नहीं सुन रही है, कुछ नहीं बात मान रही है तो वार्निंग देना चाहिए। अगर आप बात नहीं सुनते हो तो आपके पेरेंट्स आपको वार्निंग देते हैं कि नहीं देते? पेरेंट्स आपको पहले वार्निंग देते हैं ना, आपको टीचर्स आपको वार्निंग देते कि नहीं देते हैं? कॉलेज में असाइनमेंट्स वगैरह देने होते हैं तो कि असाइनमेंट दे दो, कल लास्ट डेट है, फिर वार्निंग मिलती है, फिर एक दिन बाद सबमिट करते हैं, ये सब होता है ना। तो वार्निंग देना है, ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस नहीं मानी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का वॉल्यूशन हुआ और प्रेसिडेंट रूल लग गया। पहले आप वार्निंग दीजिए, पहले आप बता दीजिए कि आप यहाँ गलत हो, इन चीज़ों को सुधारिए। When the power is used to sort out इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स, अब कुछ पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम, कुछ इंट्रा पार्टी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीज़ों में प्रेसिडेंट रूल को नहीं लेना चाहिए, आड़े हाथ नहीं लेके अपनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको प्रेसिडेंट रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेशनल इमरजेंसीज के साथ हमने उसका कंपैरिजन कर लिया था। प्रेसिडेंट रूल प्लस एंटी डिफेक्शन लॉ, ये दो तीन चीज़ें ऐसी है कि ये न्यूज़ में आती रहती हैं और ये कहीं ना कहीं लिंक्ड है। आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, लक्ष्मीकांत से इन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए और जो बीच में जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उनको कॉपी में लिख लीजिए, आपको बाद में हेल्पफुल ही होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।